Hello students, welcome once again in social science class. So we are studying about the chapter 7 of history, tribes, nomads and settled communities, and we have discussed two parts. ठीक है, and this is third part. Complete chapter it will be finished in 4 parts. ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. So now we start with the third part. So we have discussed about the बंजाराज कि बंजारा जो लोग थे, जो ट्राइब थी बंजारा, ये किस तरीके से जो मार्केट्स में प्रोड्यूस को लेके आती है, वीट्स को लेके आती है. ठीक है, अलाउद्दीन की जो मार्केट पॉलिसी थी उसमें बंजाराज ने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल निभाया था उसमें. So now we are moving to the next topic, that is changing society, new castes and hierarchies. यानी कि किस तरीके से नई कास्ट बनी, जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे थे धीरे धीरे, तो उसमें न्यू कास्ट किस तरीके से बनी, हायरकीज कैसे बनी. बिकॉज प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, पहले हम स्टडी भी कर चुके हैं कि जो पहले की सोसाइटी थी, जो एंशियंट सोसाइटी थी, उसमें जो मेनली 4 वर्ड थे. देर आर 4 वर्णाज. ठीक है, लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि उसमें जो सबसे पहला जो वर्ण होता था, दिस इज ब्राह्मणाज. ठीक है, ब्राह्मण्स होते थे. सेकंड इज क्षत्रियाज. थर्ड इज वैश्याज. ठीक है, वैश्याज का वी ए ऊपर है. ठीक है, दिस इज वी ए. ओके, एंड द लास्ट इज शूद्राज. ठीक है, तो देर आर मेनली 4 वर्णाज. ठीक है, उसके बाद इन 4 वर्णाज से किस तरीके से न्यू कास्ट बनी. ठीक है, न्यू कास्ट क्या बनेंगी, जैसे कि ये ब्राह्मणाज है, इसमें भी जो इसके कई पार्ट्स हो जाएंगे. ठीक है, जो सबकास्ट होंगी, ठीक है, दीज विल बी जातीज. इनके जो पार्ट्स होंगे क्षत्रियाज के भी होंगे. ठीक है, इस तरीके से ये डिफरेंट्स जो होंगे, दीज विल बी नेम्ड कास्ट. इनको कास्ट कहा जाएगा, जाति कहा जाएगा. ठीक है, दीज आर वर्णाज. तो वो इनमें से ही निकलेंगी. ठीक है, लाइक ब्राह्मणाज, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज, तो वो इनसे ही निकलेंगी. और अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे किसी भी सोसाइटी की उसकी नीड्स भी अलग अलग होती जाती हैं. उसकी इकॉनमी ग्रो करती है. ठीक है, उसकी सोसाइटी में उसकी नीड्स ये जो हैं ये बिल्कुल अलग होती जाती हैं, डिफरेंट होती जाती हैं. और इसके लिए नए नए स्किल्स की ज़रूरत होती है. पीपल्स को नए नए स्किल्स सीखने पड़ते हैं. ठीक है, तो जब इस तरीके से नेसेसिटी होती है तो उसी तरीके से स्किल्स भी सीखे जाते हैं, उसी तरीके से स्किल्स की खोज भी की जाती है. तो जब इनकी खोज की जाएगी तो जो भी नई जातियां बनेंगी, जो भी नई सबकास्ट बनेंगी, ठीक है, तो दैट वी विल स्टडी कि कुछ जातियां बनेंगी, कौन कौन सी जातियां होंगी. ठीक है, और ये बनेंगी किस में से, ये बनेंगी वर्णाज में से. ठीक है, क्योंकि देर आर ओनली 4 वर्णाज. पूरी सोसाइटी को केवल 4 पार्ट्स में ही डिवाइड किया गया था. ठीक है, और इसी में से ये सारी बनेंगी. जिसकी जैसी ज़रूरत होगी, जिसका जैसा काम होगा, उसको उसी के बेसिस पे टर्म दे दी जाएगी, उसी के बेसिस पे उसको नाम दे दिया जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स हुए. ठीक है, कारपेंटर्स हुए, बड़े लोग, मैसन्स हुए, मिस्त्री लोग. और स्मिथ्स में भी ये काफ़ी सारे होंगे. ठीक है, गोल्ड स्मिथ होंगे, कुछ जो है गोल्ड का काम करते होंगे, कुछ आयरन का काम करते होंगे, कुछ दूसरी मेटल्स का काम करते होंगे. सो उसी के बेसिस पे इनको टर्म दे दी जाती थी. ठीक है, जैसे कि अगर दूसरी और बात करेंगे जातियों में, लाइक कुछ लोग नाई हो जाएंगे. ठीक है, कुछ लोग मोशी हो जाएंगे. तो ये काफ़ी ज़्यादा बाद में आके आएगा. अभी ये जो बेसिक्स, ये जो काम हैं, जो न्यू स्किल्स की ज़रूरत है, अभी हम उनको स्टडी कर रहे हैं. लेकिन ये बाद में भी जो है डेवलप होते रहेंगे और आगे भी डेवलप होंगे. ठीक है, लेकिन
जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है, पहले जो वर्णाज थे, दीज आर द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, बट नाउ दीज जातीज रेदर देन वर्णाज बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। यानी सोसाइटी को बनाने का बेसिस अब जाति हो जाएगा, जो कि पहले वर्णा होता था, नाउ इट बिकम जातीज। ओके, अगर हम एग्जाम्पल लें तो ब्राह्मण्स में भी ये काफ़ी बने थे, ठीक है। नाउ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ क्षत्रियाज, कि क्षत्रियज में कौन कौन सी नई जातियां बनी, कौन कौन से नए सबकास्ट बने, ठीक है। तो जैसे कि कुछ राजपूत क्लान्स थे, ये थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है। 11th एंड 12th सेंचुरी में ये कुछ ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और ये क्षत्रियाज में से ही निकलते हैं। यानी कि ये जो राजपूत बने हैं, दीज आर मेड फ्रॉम द क्षत्रिय वर्णाज, ठीक है। इसी तरीके से डिफरेंट वर्णाज से अलग अलग जातियां बनी थी, ठीक। द राइज ऑफ द राजपूत क्लान्स टू द पोजिशन ऑफ द रूलर सेट एन एग्जाम्पल फॉर द ट्राइबल पीपल टू फॉलो, ठीक है। तो इनको ट्राइबल पीपल ने फॉलो किया और इन्हीं को देख के उन्होंने डिफरेंट जो न्यू जातियां थी वो पावर में आई। न्यू जातियां, न्यू कास्ट, दे केम इनटू इफेक्ट। अच्छा, ये वर्णाज वाले सिस्टम से क्या होता था, ये एक तरीके से सोसाइटी का पार्टीशन होता था। सोसाइटी का ये एक तरीके से पार्टीशन होता था, लेकिन ये उस एरियाज में होता था जहाँ पे मेनली जो हिंदुइज्म था, जो हिंदू धर्म था, हिंदू रिलीजन था, उसको फॉलो किया जाता था। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी थे लाइक द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पर ये मुस्लिम लोगों का थोड़ा सा डोमिनेशन भी था। यू कैन सी हियर दैट ऑन द अदर हैंड, आई विल मार्क दिस, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड द इस्लाम क्वाइट अर्ली, ठीक है। इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने। तो इन ये जो एरियाज की जो ट्राइब्स हैं, दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, क्योंकि कास्ट सिस्टम ये मेनली उस समय हिंदू रिलीजन में ही फॉलो किया जाता था, मुस्लिम रिलीजन में ये फॉलो नहीं किया जाता था। दैट्स वाई दिस अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रेस्क्राइब्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरियाज। इन एरियाज में ये कास्ट सिस्टम नहीं था, ये वर्ण सिस्टम ये नहीं था, ये मेनली जो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ पर था। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे चेंजेस भी आएंगे। Now we take a closer look to two main tribes, ठीक है। सो फर्स्ट ट्राइब ये है द गोंड्स एंड सेकंड ट्राइब द अहोम्स, ठीक है। गोंड और अहोम दो ट्राइब के बारे में हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। एंड इन दिस फिगर 5 यू कैन सी अ गोंड वोमेन, ठीक है। गोंड ट्राइब की एक वोमेन है, ठीक है। यू कैन सी। नाउ वी टेक अ क्लोजर लुक द गोंड्स। गोंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये गोंड ट्राइब थी, इट लिव्ड इन अ रीजन विच इज कॉल्ड गोंडवाना, यानी कि जो गोंडवाना वाला रीजन था उसका जो नाम गोंडवाना पड़ा था, इट इज ड्यू टू दीज गोंड्स, ठीक है। इन गोंड्स की वजह से ही ये गोंडवाना इनका नाम पड़ा था, इस जगह का नाम पड़ा था, बिकॉज इट इज़ अ बिग ट्राइब, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी एंड ड्यू टू दिस गोंड्स द नेम गोंडवाना, ठीक है। दैट इज द कंट्री इनहेबिटेड बाय द गोंड्स, वो एरिया जहाँ पे गोंड्स रहते हैं तो इसको गोंडवाना कहा गया। एंड दे प्रैक्टिस्ड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन को हमने डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड इन द ज्योग्राफी में हमने शिफ्टिंग कल्टिवेशन को डिस्कस किया है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इट इज आल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन, ठीक है। यानी कि काटते थे और फिर जला देते थे, स्लैश एंड बर्न। एंड इट इज इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इट इज आल्सो कॉल्ड झूम एग्रीकल्चर,
ठीक है, इसको झूम कृषि भी कहते हैं। वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन जियोग्राफी, ठीक है, सेटलमेंट्स वाले चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसमें जो कल्टीवेशन का जो क्षेत्र होता है, जो फील्ड होता है, तो ये शिफ्ट करता रहता है। शिफ्ट कैसे करता है कि ये एक प्रिमिटिव टाइप का एग्रीकल्चर है, ठीक है, कोई एडवांस नहीं है, प्रिमिटिव टाइप का है। तो इसमें जो कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता है, कोई भी न्यू टेक्निक यूज़ नहीं होती है। तो इसमें जो भी लैंड होती है, जो फॉरेस्ट का कुछ एरिया, ठीक है, छोटा सा एरिया फॉरेस्ट का चुन लिया जाता है और उस पर जो भी प्लांट्स होते हैं, जो भी झाड़ियाँ होती हैं, उसको काट के, ठीक है, उसको बर्न कर दिया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्लैश एंड बर्न, ठीक है। और उसके बाद जब वो लैंड खाली हो जाती है, फिर उस पर जो भी एग्रीकल्चर करना होता है, खेती करनी होती है, वो करते हैं। और वो करने के बाद, ठीक है, जब क्रॉप तैयार हो जाती है, उसको हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करके वो प्रोड्यूस अपने पास रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करने से, बार बार करने से क्या होता है, उस लैंड की जो प्रोडक्टिविटी होती है ये कम हो जाती है। तो प्रोडक्टिविटी कम होने से क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो फिर उस लैंड को छोड़ दिया जाता है, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। फिर दूसरी जगह पे इसी तरीके से लैंड को साफ करते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं, झाड़ियाँ होती है, उसको काट कर उसको साफ करते हैं, फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि शिफ्ट करते रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। तो इसी वजह से इसको शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहते हैं एंड इट इज़ प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। सो दीज गॉन्ड्स दे प्रैक्टिस्ड द शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड गोंड इट इज़ अ लार्ज ट्राइब, ठीक है, काफ़ी बड़ी ट्राइब थी, ठीक है। गोंडवाना वाला रीजन हम आपको अभी मैप में दिखाएंगे, अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक। तो ये काफ़ी बड़ी ट्राइब थी, दैट्स वाई इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर क्लैंस, छोटे छोटे से क्लैंस में ये डिवाइड भी थी, ठीक है। एंड जो क्लैन होता था, इसका जो हेड होता था, ये या तो कोई राजा होता था, राजा को राय भी कहते थे, राय या फिर राजा, ठीक है। इट इज़ हेडेड बाय राजा और राय। उस समय, जिस समय ये जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनकी पावर कम हो रही थी, दिल्ली के सुल्तान की, तो ये गॉन्ड्स जो थे, तो इनकी पावर ये बढ़ रही थी, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं दिल्ली सुल्तान के बाद, दिल्ली सल्तनत के बाद आता है मुगल एम्पायर, ठीक है। तो जब दिल्ली सुल्तान इनकी पावर घट रही थी, तो उस समय ये गोंड्स वाला रीजन, जो रीजन था, इनकी पावर बढ़ रही थी। एंड अकबर के टाइम पे एक बुक लिखी गई थी, दिस इज अकबरनामा, एंड वी नो दैट दिस अकबरनामा इट इज रिटन बाय वन ऑफ हिज कोर्टियर्स नेम्ड अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा को लिखा था, ठीक है। और इस अकबरनामा बुक में अबुल फजल ने डिस्कस किया है किसको, गढ़कटंगा को। गढ़कटंगा क्या था, गढ़कटंगा इनका एक किंगडम था जिसमें करीब 70,000 विलेजेस थे, इसका मेंशन किया गया है, ठीक है। सो एक सिंपल क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक इन विच द गोंड किंगडम गढ़कटंगा इज मेंशन्ड। सो इट इज द बुक अकबरनामा एंड अकबरनामा इट वाज रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल ये अकबर का दोस्त भी था और अकबर का एक कोर्टियन भी था, ठीक है। सो आज के पीरियड में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम वील फिनिश दिस चैप्टर, खत्म हो जाएगा ये, देन वी डू एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।